और हम दूसरी किताब पे चलते हैं जिसका नाम है एट जीरो, जो डॉक्टर जो विटाले ने लिखी हुई है। दिस इज अ सीक्वल टू जीरो लिमिट्स जो हमने पिछली पढ़ी थी, और उसी के बारे में और गहराई से समझना जानना उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और जो कल हमने पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल, मतलब वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ था होओपोनोपोनो प्रैक्टिस के बारे में। तो लोगों को थोड़ा जिज्ञासा हुआ उसको पढ़ के कि अच्छा ऐसे कोई थेरेपिस्ट थे, वो मिले भी नहीं पेशेंट से, है ना। और वो उन्होंने सबको ठीक कर दिया। वो वार्ड ही बंद हो गया हमेशा के लिए, और वो वार्ड 1984 में बंद हुआ तो वो आज तक खुला नहीं है। इतनी भी एनर्जी चेंज हो सकती है हमेशा के लिए कि वहां पे क्राइम ही खत्म हो गया, वहां पे मर्डर्स नहीं हो रहे, वहां पे कोई इस वार्ड में ही नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो लोगों को बहुत जिज्ञासा हुई कि अच्छा ये तो मतलब बहुत ही वैसी कमाल की प्रैक्टिस है। इसका मतलब है हमारे लाइफ के जो इश्यूज होते हैं वो तो उसके मुकाबले बहुत छोटे होते हैं ना। वो तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल था। सोचो जो बेहोशी की हालत में 2 साल से बेड पे पड़े हुए हैं, उनके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, उनको वो लाइक कैथेटर लगाया हुआ है, यूरिन बैग लगाया हुआ है। तो सोचो कि वो सारी मतलब उस तरह के पेशेंट जिनको होश ही नहीं है, बिकॉज वो इतने खतरनाक हैं कि, और ना उनकी कोई पहचान भी नहीं थी डॉक्टर ह्यूलेन की। लेकिन अगर वो 3 महीने में उन्होंने मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखाया, तो क्या 3 महीने में हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता क्या? हमारे तो इतना गहरा वो भी नहीं है ना, मतलब उस तरह का उस लेवल का नहीं है। हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना तो कर ही रहे हैं। सो इसको सीखते हुए अब हम आगे पढ़ेंगे उसी आर्टिकल को जो वेब पे पब्लिश हुआ था, जिसके कारण लोगों को पहली बार पता लगा था होओपोनोपोनो प्रैक्टिस के बारे में और डॉक्टर ह्यूलेन के बारे में। और ये पब्लिश हुआ था बिफोर जीरो लिमिट बुक पब्लिश हुई थी, तो जिसके कारण जीरो लिमिट एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी, क्योंकि लोगों ने इस आर्टिकल पढ़ के ऐसा लगा कि नहीं हमको और जानना है इसके बारे में, ताकि हम भी अपने लाइफ को बहुत सुंदर कर पाए। ये हमने कल किया था। एंड यस, मिस्टर मोहित साद विल बी रीडिंग। This means that terrorist activity, the president, the economy, anything experience and don't like, it's up for you to. They don't exist in a manner of speaking, except as projections from inside you. The problem is not with them; it's with you. And to change them, you have to change you. I know this is tough to grasp, let alone accept or actually live. Blame is far easier than total responsibility. But as I spoke with Dr. Yulin, I began to realize that healing for him and in Ho'oponopono means loving yourself. If you want to improve your life, you have to heal your life. If you want to cure anyone, even a mentally ill criminal, you do it by healing you. I asked Dr. Yulin how he went about healing himself. What was he doing exactly when he looked at those patients' files? I just kept saying, I am sorry and I love you over and over again, he explained. That's it. That's it. या सो इसमें ये बताया हुआ है, मतलब ऊपर वाले पैराग्राफ में जो अभी मोहित जी ने पढ़ा उसमें, कि ये जो प्रैक्टिस होती है इसमें हमारी लाइफ में अगर कुछ भी हो रहा है, चाहे हम उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, अगर कोई पेड़ भी काट रहा है और आपको लग रहा है इतना सुंदर इतना बड़ा पेड़ इतने लोगों को छाया देता था, ये क्यों काट रहे हैं ये लोग, है ना। तो उसमें आपका कोई, ना तो आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व थे, ना आपने वो पेड़ काटा, लेकिन आपके अवेयरनेस में आया, आपको दिखा वो, और आपने उसको अटेंशन और फोकस दिया। तो जो चीज आपको दिख रही है, जिसको भी आप अटेंशन और फोकस दे रहे हो, वो आपकी मेमोरी में है और आपको उसको क्लीन करना होगा, है ना। अगर कोई भी मतलब ऐसी भी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो अगर कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, अगर आपके अवेयरनेस में आया और आपने वहां पे फोकस और अटेंशन दिया, इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ हीलिंग है जो होनी है। तो वो पेड़ एक आउटसाइड ऑब्जेक्ट है, वो इंसान एक आउटसाइड ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्लीनिंग आपको अपनी खुद की करनी पड़ेगी, पूरी तरह से जिम्मेदारी लेके, ये सोच के नहीं दैट मैं अपने आप को ब्लेम कर रही हूं या कर रहा हूं। ब्लेम नहीं होता, जिम्मेदारी का मतलब है मेमोरी है। आपने
आपने हो सकता है पिछले 2 जन्मों पहले खूब सारे पेड़ कटे हों और आपने उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट किया हो कि नहीं ऐसे पेड़ नहीं काटने चाहिए, या फिर आप कहीं पे गए हों, कहीं ट्रैवल करने के लिए और वहां पे बहुत इसीलिए गए थे क्योंकि वहां पे बहुत ग्रीनरी होती है और बहुत नेचर है, खुला खुला ताजी हवा है। लेकिन इस बार जब आप गए तो आपने देखा कि वहां पे बहुत सारे पेड़ कट गए और वहां से मिट्टी भी इरोजन हो रही है, और वो सब आपको लगेगा ये तो इतना घना हुआ करता था एरिया, इतने पेड़ थे, यहाँ पे पेड़ कितने कम हो गए। तो आपकी एनर्जी गई थी ना वहां पे, वो आपने दोबारा रिक्रिएट की है अब। सो हमको पता भी नहीं है कि हमने वो एनर्जी, अगर आपका फोकस गया है कहीं पे और आपने 1% भी एनर्जी अगर उस तरफ डायरेक्ट की है, इसका मतलब आपकी आप ही की मेमोरी में वो है, राइट। तो हमको अपने आप को क्लीन करना होता है। इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर जो विटाले ने लिखा है कि अगर आपको अपने आप को मतलब कोई भी चीज अगर अपने जीवन की आपको अच्छी करनी है, अच्छी ब्यूटिफाई करनी है, अपनी लाइफ अच्छी करनी है, तो हमको अपनी खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी। अगर हमको किसी और को क्योर करना है, हमको पता लगा कि किसी को बीमारी है, कुछ है ऐसी चीज जिसमें उसकी हेल्थ पे ग्लिच आ रहा है, हो सकता है हमारे पेरेंट्स में आ रहा हो, फैमिली मेंबर में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, ऑफिस कोलीग्स में हो, तो हमको अपने आप को हील करना है ना। जैसे बिल्कुल क्लियरली जैसे यहाँ पे इफ यू वांट टू क्योर योरसेल्फ इवन अ मेंटली इल क्रिमिनल, अगर कोई मेंटली इल क्रिमिनल भी आपके जीवन में आपको अवेयरनेस में आए कि वो पर्सन है उसके साथ ये हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको भी क्योर जब आप करोगे तो आपको अपने आप को हीलिंग करनी पड़ेगी। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, है ना। उसके बाद डॉक्टर जो विटाले ने डॉक्टर ह्यूलन से पूछा कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे थे उन पेशेंट्स के साथ जाके, मतलब क्या आपने उनको ऐसा क्या किया कि वो इतनी जल्दी, मतलब तीसरे महीने उनका इंप्रूवमेंट शो हो गया। ऑफकोर्स 6 महीने लगे थे पूरी तरह हॉस्पिटल से छुट्टी होने में, है ना, लेकिन 3 महीने में ठीक होने लगे थे। एटलीस्ट उनको फिर हाथ पैर बांध के नहीं रखे जा रहे थे, वो सब नहीं कर रहे थे। और उनको सेडेशन में जैसे रखा जा रहा था, वो खुद उठ के टॉयलेट जा रहे थे अपने आप से, और उनको बिना शैकल के बाहर भी छोड़ देते थे, कॉरिडोर में वॉक करने लग गए थे। ये बहुत बड़ी चीज थी। अगर उनकी कोई हालत पहले देखता और बाद में अभी देखी है तो दोनों के में बहुत ज्यादा फर्क था। तो डॉक्टर जो विटाले, क्योंकि ये चीज जीरो लिमिट के पहले लिखी गई है, ये वाला आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था वेब पे, तो इसमें उन्होंने पूछा था कि आप एग्जैक्टली क्या करते थे वहां पे पेशेंट्स की फाइल्स को खोल के और देख के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस मैं लगातार बस एक ही दो ही चीजें बोलता था, आई एम सॉरी एंड आई लव यू, बार 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 बार। सो ही जस्ट केप्ट सेइंग आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, है ना, इस तरह से। दैट्स इट। तो उन्होंने कहा दैट्स इट, बस यही बोल रहे थे। उन्होंने कहा हाँ दैट्स इट। हाँ जी। Turns out that loving yourself is the greatest way to improve yourself. And as you improve yourself, you improve your world. Let me give you a quick example of how this works. One day, someone sent me an email that upset me. In the past, I would have handled it by working on my emotional hot buttons or by trying to reason with the person who sent the nasty message. This time, I decided to try Dr. Hewlin's method. I kept silently saying, I'm sorry and I love you. I didn't say it to anyone in particular. I was simply evoking the spirit of love to heal within me what was creating the outer circumstance. Within an hour, I got an email from the same person. He apologized for his previous message. Keep in mind that I didn't take any outward action to get that apology. I didn't even write him back. Yet, by saying I love you, I somehow healed within me what was creating him. या सो ये एक्सपीरियंस है डॉक्टर जो विटाले का, जिन्होंने बताया कि एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था और मेरे पास बहुत नास्टी ईमेल, किसी ने बहुत बुरी ईमेल लिखी, है ना, जिसमें अच्छा मैसेज नहीं था या जो भी था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले वाला जो विटाले होता तो मैं अपने हॉट बटन को प्रेस करता, यानी कि मैं गुस्सा होके फोन उठा के उसको बहुत अच्छे से सुनाता, उसको ठीक करता कि मैं उसको ठीक कर दूंगा, जो हमारा अभी तक हम सबका रिएक्शन ऐसे ही होता था, ऐसे कैसे लिख दिया ईमेल पे, ये तो गलत बात है, ये है वो है। बट इस बार क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा एक्चुअली कैलिफोर्निया में डॉक्टर ह्यूलिन की वर्कशॉप अटेंड करके आए थे, लाइव वर्कशॉप, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं दूसरी तरीके से दूसरा अप्रोच लेता हूँ। तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर ये ईमेल मेरे पास आई है और इसमें इतनी नास्टी ईमेल है तो कुछ ना कुछ मेरी मेमोरी के अंदर है जिसको मुझे क्लीन करने की जरूरत है, देयर इज सम डार्क एरिया इन माई लाइफ। तो उन्होंने
उन्होंने अपने आप को क्लीन किया और अपने आप को लगातार वो बोलते रहे दैट आई एम सॉरी, आई लव यू, आई लव यू। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है अपने आप को आई लव यू बोल बोल के, अपने आप को लव देके आप कितनी भी गहरी समस्या को हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो कहते हैं इस बार मेरी अप्रोच बिल्कुल अलग थी और उन्होंने ये किया, और वो कहते हैं फ्यू आवर्स में, विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटा भी नहीं लगा, उनकी उसी इंसान से दोबारा से मेल आ गई और उसने माफी मांगी इनसे प्रीवियस मेल के लिए। और ये डॉक्टर जो विटाले बता रहे हैं कि मैंने कोई बाहर एक्शन नहीं लिया, मैंने बस अपने आप को क्लीन किया और मैंने अपने आप को बोला आई एम सॉरी, आई लव यू, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। ये भी नहीं कि उन्होंने ईमेल वापस लिखी, उसको वापस जवाब दिया या कुछ, just by saying I love you, I somehow healed within me what was creating him, कि उनका ये बिहेवियर जो उन्होंने क्रिएट किया था वो उन्होंने क्लीन किया। हाँ जी। I later attended a Ho'oponopono workshop run by Dr. Hewlin. He is now 70 years old, considered a grandfatherly shaman, and is somewhat reclusive. He praised my book, The Attractor Factor. He told me that as I improve myself, my book's vibration will raise and everyone will feel it when they read it. In short, as I improve, my readers will improve. What about the books that are already sold and out there? I asked. They aren't out there, he explained, once again, blowing my mind with his mystic wisdom. They are still in you. In short, there is no out there. It would take a whole book to explain this advanced technique with the depth it deserves. Suffice it to say that whenever you want to improve anything in your life, there is only one place to look inside you. तो ये डॉक्टर ह्यूलेन के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर ह्यूलेन के साथ डॉक्टर जो विटाले ने एक वर्कशॉप अटेंड की और उसके बाद उन्हें काफी कुछ समझ में आया, उन्होंने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया। फिर डॉक्टर ह्यूलेन ने इनकी बुक अट्रैक्टर फैक्टर की बहुत तारीफ की और उन्होंने ये भी कहा कि तुम जैसे जैसे बदलते जाओगे और अंदर से क्लीन होते जाओगे, है ना, अंदर से क्लीन होना है कि अब आप और ज्यादा नेगेटिव कर्मा नहीं कर रहे हो, आप अंदर से क्लीन होते जा रहे हो, क्लीन होते जाओगे, आपकी किताब की पॉपुलैरिटी और उनकी रीच और ज्यादा बढ़ती जाएगी और अब लोगों की समझ में भी परिवर्तन आएगा जो लोग आपकी किताब को पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने आप को क्लीन कर रहे होते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस क्लीन हो रही है, तो आपकी किताब जो आपने खुद लिखी हुई है वो भी क्लीन होगी साथ साथ, राइट, और जो रीडर्स के पास जाएगी वो वाला कंटेंट वो भी साथ साथ क्लीन होता जाएगा, तो उनकी समझ में बहुत डिफरेंस आएगा। तो उन्होंने ये कहा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो अट्रैक्टिव फैक्टर बुक की बात हो गई, लेकिन मैंने बहुत सारी और भी तो किताबें लिखी हैं, है ना, डॉक्टर जो विटाले ने ऑलरेडी काफी किताबें उसके तब तक ही लिखे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके साथ भी यही है दैट जो भी चीज उन्होंने कहा जो सोल्ड हो गई हैं, जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, जो पब्लिक में चली गई है, वहां चली गई है, उनके बारे में क्या। तो उन्होंने कहा नहीं वो वहां पे नहीं है, वो तुम्हारे ही अंदर है, तो तुम उनको भी अपने मतलब अंदर से ही क्लीन करो। सो लाइफ कुछ भी आउट देयर नहीं होती है, सबकी इन हियर होती है, यहाँ होती है, किसी की भी बाहर नहीं होती है। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किताबें अभी भी तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे ही अंदर अगर वो उनकी नई सेल हो रही है या जो भी हो रहा है, तो तुम्हारे ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, उसको क्लीन कर लो। तो अब ये सारी चीजें जब उनको पूरी समझ में आई तो फिर डॉक्टर जो विटाले को लगा कि नहीं, इसके बारे में तो पूरी किताब लिखनी चाहिए और किताबें लिखते जाना चाहिए, बिकॉज इस प्रैक्टिस को जितने आप डेप्थ के साथ पढ़ोगे आपको इंस्पिरेशन आएगी और आप इसके बारे में और जानना चाहोगे, है ना, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है वैसे वैसे यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, इजंट इट। सो यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, इसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है और इस तरह से डेप्थ के साथ इसको समझना कि अगर लोगों को अपनी सबकी लाइफ इंप्रूव करनी है, हम सबको अपनी लाइफ बहुत इंप्रूव करनी है, तो ये चीज उन्होंने बताई है कि देयर इज ओनली वन प्लेस टू लुक इन इज इनसाइड यू। बस अपने अंदर झांक के देखिए और अपने आप ज्ञान आता जाएगा आपके लाइफ में, बहुत अमेजिंग अमेजिंग ज्ञान आएगा। हाँ जी। When you look, do it with love. That 2005 article prepared the world for zero limits and triggered it being a bestseller before it was even published. Of course, when the book came out in July 2007, things got stirred up and shit began to fly. हाँ, ये चीज ऑलरेडी डॉक्टर ह्यूलन ने बता दी थी कि बी रेडी फॉर द शिट ये बता दिया था उनको कि ये बुक आएगी तो बहुत ब्रांड एंड फ्लैग मिलेगा और वो फ्लैग दुनिया भर से मिलेगा आपको, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, बिकॉज लोग अभी बहुत सारे लोग इस चीज के लिए रेडी ही नहीं है,
है ना? बहुत सारे, बहुत, अगर कोई भी ज्ञान दे रहा है तो वो पर्सन उसके लिए रेडी नहीं है अभी, तो उसको अजीब अजीब लगेगा, अच्छा मुझे ये अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे वो समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे बोल दिया, है ना? मतलब तो आप नहीं सुनो ना, फिर अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं सुनो, लेकिन ऐसे रेडी नहीं होते हैं बहुत सारे लोग। तो ये पहले पहले इवन ये बुक पब्लिश हुई थी उसके पहले डॉक्टर ह्यूलन ने बता दिया था डॉक्टर जो विटाले को कि ये बुक तुम पब्लिश कर रहे हो एंड देन यू रियली वांट टू डू इट, बट देन ये मत सोचना कि ये मतलब पैसा बनाने के लिए आपको उतना ही शिट भी मिलने वाला है ना? सो डॉक्टर जो विटाले बहुत प्रिपेयर्ड थे, बिकॉज डॉक्टर ह्यूलन को हमेशा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब समझ में आ जाता था, है ना? पास्ट की भी बातें उन्होंने बताई थी डॉक्टर जो विटाले को, कहा था ना कि पिछले जन्म में तो मर्डर हुआ था तुम्हारा पब्लिक में, तो इसलिए तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग कभी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लाइक क्राउड में तुम नहीं बोल पाओगे, बिकॉज तुम्हारे अंदर वो मेमोरी है कि तुम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे और क्राउड को लेक्चर दे रहे थे, और तुम बहुत लर्निड पर्सन पिछले जन्म में भी थे, और इस जन्म में भी तुम बहुत लर्निड पर्सन हो, इसीलिए तुम इतने बड़े लेखक बने हो कि तुम एक के बाद एक किताबें लिखते जा रहे हो, और तुम एक बहुत अच्छे लर्नर हो, तो तुमको नई चीजें एक्सप्लोर करना, उसके बारे में सोचना, अप्लाई करना, ये सब तुमको बहुत, क्योंकि ये तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कारों से आ रहा है। लेकिन यही है कि तुम एक बहुत बड़ी सभा में थे और बहुत बड़े मास ऑफ पीपल को एड्रेस कर रहे थे, उनमें से एक ने तुम्हारा मर्डर कर दिया था, तो तुमको अब इस जन्म में, अभी जब तक पब्लिक स्पीकिंग तुम ऐसे खुल के शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी वो मेमोरी बहुत स्ट्रांग है तुम्हारे अंदर, तो तुमको उसके लिए भी क्लीन करने की जरूरत है। तो डॉक्टर ह्यूलन को पास भी नजर आ गया था, है ना, और इनको फ्यूचर भी नजर आ गया, तो इन्होंने बोल दिया था किताब जब आएगी तो तुमको बहुत शिट मिलने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना। राइट, तो इसके बाद ये 2005 वाला आर्टिकल जो अभी हमने पढ़ा, तो ये जब वेब पे गया तो लोगों को बहुत ज्यादा तो प्री ऑर्डर इस किताब का आ गया था, इवन बिफोर इट वाज रिलीज्ड, है ना? जैसे अभी रोंडा बर्न की भी काउंटडाउन टू रिचेस, उसके कितने प्री ऑर्डर एक महीने तक चला था, और इतने लोगों के मिलियंस ऑफ बुक्स वर सोल्ड, लाइक प्री ऑर्डर में ही। तो अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, आई थिंक लास्ट वीक ऑफ इन नवंबर में रिलीज हुई थी, लेकिन अक्टूबर से उनके बुकिंग बुकिंग होने लग गई थी, तो जैसे ही वो पब्लिश हुई और वो आ गई, इसी तरह जीरो लिमिट के बहुत प्री ऑर्डर्स आ गए थे, तो और वो बेस्ट सेलर डेफिनेटली बनी, ऑल टाइम बेस्ट सेलर बनी जब वो जुलाई 2007 में पब्लिश हुई थी। लेकिन जो डॉक्टर ह्यूले ने कहा था ना, अब वो था, वो हुआ। Having read only the excerpt, people started posting reviews of the book, which of course they had yet even to see. Old friends of mine from my struggling days in Houston decades earlier, people I had helped with work and advice, turned against me. They accused me of making the whole story up. They said Dr. Hewlin was fictional, that the story of him healing the mentally ill was an urban legend. They accused me of selling the secrets of a Hawaiian tradition for money. Others said I made money selling a book with no secrets in it at all. I couldn't win. I was hurt. I was stunned and confused. I felt like a victim. I thought Ho'oponopono was supposed to empower me. How in the world did people come to see these conclusions? After all, Dr. Hewlin and I spent a lot of time together running workshops, having our photos taken, doing radio shows, and creating the audio version of Zero Limits. We are in film clips on YouTube. We did all these things together. Obviously, he was and is real. Yeah, so this is how much we are going to study today. Thank you, Mohit ji, for reading so beautifully and for all your feedbacks and practices. And you are also such a keen learner like Dr. Joe Vitale, and wish you super duper success and world travels. Yeah. So, इसको समझना कि फाइनली वो बुक रिलीज हुई। अब डॉक्टर जो विटाले के जो दोस्त थे, क्योंकि ये टेक्सास को बिलोंग करते थे, सो टेक्सास में इनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, जिस कम्युनिटी के लिए इन्होंने डॉक्टर ह्यूलन को हवाई से स्पेशली बुलाया था, अगर हमको याद है, जो उनकी सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी, है ना, एक महीने के बाद हुई थी। तो इनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी सैन फ्रांसिस्को में जो करके आए थे, उसके बाद जो सेकेंड वाली कॉन्फ्रेंस जो थी उनकी, वो उनकी ऑस्टिन में हुई थी। तो डॉक्टर जो विटाले क्योंकि ऑस्टिन में ही रहते थे, तो उनको लग रहा था कि मेरे बहुत दोस्त यार लोग हैं यहाँ पे, मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, मेरे बहुत सारे कम्युनिटी वाले फ्रेंड्स हैं जो यहाँ हैं, और जो बाहर भी हैं वो सब फ्लाई करके आ जाएंगे यहाँ पे। और क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड था, तो उन्होंने सोचा कि जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस है वो स्पेशली अपने लोगों के लिए उन्होंने उनको ऑस्टिन में करवानी थी। तो डॉक्टर ह्यूलन आए भी, यहाँ पे आए थे, और उसमें 100 लोगों ने एनरोल किया था, लेकिन डिनर के लिए सिर्फ 80 लोग रुक पाए थे,
है ना। बाकी लोग डे कॉन्फ्रेंस अटेंड करके शाम तक चले गए थे, लेकिन 80 लोग डिनर के लिए रुके थे, और डिनर पे भी बहुत लाइक डीप कॉन्वर्जेशंस हुए थे। सो जब ये सारे मतलब इस तरह से, तो जब ये बुक रिलीज हुई तो उन्हीं लोगों ने, जो इनकी कम्युनिटी थे ना ऑस्टिन के, तो दे स्टूड अप अगेंस्ट हिम। उन्होंने बहुत रिबेल किया इनको, और उन्होंने कहा कि इसने पैसे के लिए किया है जो ने, और इसको पैसे चाहिए थे तो इसने मेकअप की एक स्टोरी, और ऐसी फिक्शनल मतलब कहानी की तरह, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये डॉक्टर ह्यूलेन जैसे कोई इंसान नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, इन्होंने मेकअप किया है ऐसे इंसान को झूठा मूठा बताने के लिए, पैसे बनाने के लिए, हवाई में कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें करी। उनको लग रहा था डॉक्टर ह्यूलेन कोई इंसान ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनका कैरेक्टर डॉक्टर जो विटाले ने बनाया था, है ना। तो ये आना ही था, बिकॉज ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था कि लोग इसको बहुत आराम से लेंगे नहीं। जब भी किसी की बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली होती है ना, जब क्लीनिंग होती है, तो ये क्लीनिंग प्रोसेस आपने भी देखा होगा कि जब आपकी क्लीनिंग प्रोसेस चल रही थी तो आपकी बहुत उथल पुथल हो रही होगी, अभी भी आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रही होगी, है ना। ये प्रोसेस होता है क्लीनिंग का। जब भी बहुत गड़ी हुई सीमेंटेड नेगेटिव एनर्जी हमारे लाइफ में होती है, और हम उसको शेकअप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आप लगातार ऑपोजिट वर्ड बोल रहे हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो इन वर्ड्स की पावर बहुत ज्यादा होती है ना, इसी को हम वाक शक्ति बोलते हैं। तो लगातार ये वाली जब पावर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप उसको अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो जमे हुए एरियाज है ना, रिश्ते में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, आपकी लिमिटिंग बिलीफ और उभर के ऊपर की तरफ आएगी, और आपको लगेगा मैं तो इतना कर रहा हूं लेकिन मेरी लाइफ में फिर भी और ज्यादा इश्यूज आते जा रहे हैं। होने दीजिए, क्लीनिंग का प्रोसेस ऐसे ही होता है। वो जो गड़ी हुई गंदगी है ना, जो काई की तरह जमी हुई है, वो लूज होगी अभी, और वो बाहर की तरफ आएगी ताकि हम उसको छान पाए, है ना। और जितना ज्यादा आप उसको आई लव यू और थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी की एनर्जी देते जाओगे, उतना ही वो जाती जाएगी आपके लाइफ से। लेकिन अब वो आपको दिखेगी, अब तक दिख नहीं रही थी क्योंकि वो इतनी जमी हुई थी कि आपको उसके साथ रहने की आदत पड़ गई थी, और आपने आइडेंटिफाई नहीं किया था कि मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, मुझे पता ही नहीं था। अब धीरे धीरे ऊपर आ रही है, तो लग रहा है यार मेरे तो रिलेशनशिप में भी इशू, उसमें भी आपको आएगा। वो सारे आपकी जमी हुई गंदगी थी, है ना, जो आपने आपकी मेमोरीज में डिपॉजिटेड थी। अभी तक पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो बिल्कुल जमी हुई थी पूरे आपके वेसल के साइड साइड में, तो वो आपके वेसल को स्टरअप नहीं कर रही थी, वो प्रॉब्लम नहीं कर रही थी। आप उस वेसल को यूज करते जा रहे थे और वो इतनी जमी हुई थी, अब आप उसको लूज कर रहे हो, है ना। आपने उसमें एसिड डाला, अब वो सारी गंदगी अब उस जो चिपकी हुई थी वो एकदम से बाहर की तरफ निकल के आई। आपने देखा है कभी वो वेसल जिसमें दूध जल जाता है ना, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, और आपने उसको 500 साल के लिए रख दिया उस जमे, वो पूरा काला, पूरा दूध जल गया था उसमें, 2 लीटर दूध था, गर्म हो रहा था, पूरा दूध जल गया, एकदम पूरा वेपराइज हो गया मिल्क। और जो उसका काला काला जो जमा हुआ है उस वाले बर्तन में, उस वाले वेसल में, दैट इज स्टिल एज सच, है ना। अब 500 साल से वो बर्तन पड़ा हुआ है, अब आप जब उसको साफ फिर करने की सीधे कोशिश सो करोगे, गया, अभी तो बहुत बहुत उठी, अभी 10 आधा घंटे। सो जब आप उसको साफ करने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल होगा, है ना। पहले आपने उसको भिगा के रखा, नहीं हुआ, फिर आपने सोचा मुझे तो लगता है इसमें कुछ हार्पिक या एसिड डालना पड़ेगा तभी ये थोड़ी गंदगी लूज होगी, उससे भी थोड़ी सी हुई, उससे और निकली, फिर आपने और ज्यादा एसिड डाला उसमें, फिर आपने सोचा कि चलो 4 दिन के लिए इसको भिगा के एक कोने में रख देते हैं जिससे कि वो काला काला सारा थोड़ा लूज हो जाए। अब वो लूज हो रहा है, तो अब वो पानी जो आपने डाला था ना, पहले दिन डाला था, तो वो पानी बिल्कुल साफ था आपका, क्योंकि वो काला काला साइड साइड में और तले पे जमा हुआ था पूरी तरह। अब क्योंकि आपने 4 दिन उसको भिगा के रखा, अब वो काला कालिक जो है ना वो निकल के पानी में आ रही है, तो आपको अब वो गंदगी दिखनी शुरू हुई है ना। वैसे ही हमारे जीवन में होता है, बिकॉज हमने पता नहीं कितने तरह के संस्कार, मेमोरीज अपनी कलेक्ट की हुई है, तो वो बिल्कुल सॉलिड जमी हुई थी उस बर्तन में, नीचे भी, साइड में भी, हर तरफ। अब आप उसमें एसिड डाल रहे हो और ज्यादा डालते जा रहे हो, सफाई की सारी चीजें, जो 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 चीज सफाई कर सकती है आपकी उस वेसल की जिसमें काला लगा हुआ है, आप डालते जा रहे हो, तो धीरे धीरे जो काला लगा हुआ है ना वो लूज होता जा रहा है, आता जा रहा है। अब आपको वो दिख रहा है, इसका मतलब है आपके लाइफ में आपको वो परेशानियां दिखेंगी, रिलेशनशिप में दिखेंगी, मनी में दिखेंगी, किसी चीज में दिखेंगी, है ना, आपके गुस्से में दिखेंगी, लोग आपके लिए जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, मे बी आपके बारे में गॉसिप कर, आपको वो दिखेगा, तो वो आप ही की जिंदगी में वो जमा हुआ था। तो इसलिए ये प्रोसेस होता है क्लीनिंग का प्रोसेस होता है कि जो भी आपकी दुख तकलीफ है वो उभर के सामने आएंगी, लेकिन उसके बाद वो हमेशा के लिए चली जाएंगी, है ना। जैसे डॉक्टर ह्यूलिन भी जब वहां पे गए थे तो इनिशियली बहुत ज्यादा उनको दिक्कत आई, उनको स्टाफ नहीं, सोचो आप बिना स्टाफ के किसी को दवा देनी है ना, मेंटल ट्रीटमेंट की दवा देनी है, स्टाफ ही नहीं होता था देने के लिए। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ तो डॉक्टर ह्यूलिन ने सिर्फ पेशेंट्स को क्लीन नहीं किया, स्टाफ के लिए भी क्लीन किया,
उस जगह को क्लीन किया, वहां की दीवारों को क्लीन किया, उनको सीपोर्टिंग किया, है ना, मतलब बहुत कुछ किया। फिर उन्होंने मोड़ना को कहा कि आप भी रिमोटली वहां से आपको क्लीन करना है और आपको वाइब्रेशन बहुत अच्छी एनर्जी देनी है, बिकॉज यहाँ पे तो स्टाफ ही नहीं है सफाई करने वाला। आप सोचो आप ऐसी जगह जाके बैठे हो जहाँ पे झाड़ू पोछा ही नहीं हो रहा, डस्टिंग नहीं हो रही है ना, और वो हॉस्पिटल है और वहां पे ऐसे लोग हैं जो पूरा मतलब हाइजीन कंडीशंस के बारे में आप सोच सकते हो कि क्या होगा, टॉयलेट्स क्लीन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वहां पे डॉक्टर ह्यूलन को जाके बैठना था, तो इनिशियली उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी, मतलब 10 15 20 दिन के लिए उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी थी, उसके बाद वो साफ होनी शुरू हुई थी। तो ये हमको समझना जरूरी है दैट कि इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी जब डॉक्टर जो विटाले की किताब जब पब्लिक में आई और लोगों ने पढ़ा, तो उनके अपने लोग ही धोखा देने लगे, गलत गलत बोलने लगे, गलत इंटरव्यूज करने लगे। तो यही डॉक्टर जो विटाले बोल रहे हैं, आई कुड नॉट विन, मतलब मैं जीता नहीं उसमें, मैं बहुत हर्ट था, मैं स्टन था, मैं शॉक था, मैं कंफ्यूज था। मुझे लग रहा था कि मैं विक्टिमाइज हो रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि हो पोनो पोनो तो मुझे एम्पावर करना चाहिए, यहाँ पे तो मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है कि मेरे अपने लोग ही मुझे दुश्मन बन के बैठे हुए हैं और वो गलत सलत चीज बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनको क्यों लग रहा है ऐसा कि इस तरह की सिचुएशन है और मैं झूठ बोल रहा हूँ, डॉक्टर ह्यूलन जैसे कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं करते। कहते हैं हम लगातार यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे थे, हम साथ में रेडियो शोज कर रहे थे, हमारी फोटो साथ में छप रही थी, हम वर्कशॉप कर रहे थे, लोग आ रहे थे मिलने के लिए। इनफैक्ट ऑस्टिन में भी हम उनके परिवार वाले और जो कजिन्स वगैरह थे वो सब आए थे इसमें, है ना। फिर ऑडियो वर्जन उन्हें जीरो लिमिट का निकाला, तो उन्होंने कहा जब इतनी सारी चीजें हमने साथ की, ऑब्वियसली डॉक्टर ह्यूलन रियल थे। फिर भी ये लोग बोल रहे थे, ये उनके अंदर की ही, डॉक्टर जो विटाले के अंदर की ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज थी कि जो उनको क्लीनिंग करनी थी। तो उन्होंने क्लीन किया, लेकिन उसके बाद उनका सब ठीक होता गया, है ना। बाकी हम कल पढ़ेंगे, एंड थैंक यू सो मच।